नमस्कार, मैं हूँ राहुल देव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सीएसआर जर्नल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आतंकी गतिविधियों में जान गंवाने वाले माता-पिता के बाद बच्चों की परवरिश कैसे होती होगी? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में जान गंवाने के बाद अनाथ और निराश्रित बच्चों का लालन-पालन कैसे होता होगा? तो आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे बच्चों की मदद, उनकी देखभाल और शिक्षा के लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। इस संस्था के सचिव इस वक्त हमारे साथ हैं मनोज पंत जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। मेरा पहला बेसिक सवाल आपसे ये है कि क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन और कैसे काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन? राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान या नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और एक सोसाइटी की तरह इसको रजिस्टर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बच्चे जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवादी घटनाएं या नक्सल घटनाओं में अपने माता पिता को खो देते हैं या घर के मेन ब्रेड अर्नर को खो देते हैं, उन बच्चों को हम सहायता प्रदान करते हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनकी शिक्षा के लिए, जब तक कि वो 25 साल के नहीं हो जाते हैं। ये मुख्य उद्देश्य है इस संस्थान का। इसके अतिरिक्त संस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके कई तरह के सांस्कृतिक शैक्षिक प्रोग्राम का आयोजन करती है पूरे देश में, ताकि राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और शांति का संदेश देश के कोने कोने में फैलाया जा सके। इस संस्था को बड़े पैमाने पर मदद अगर जो कोई करता है, तो पीएसयूज़ करते हैं और इसके अलावा तमाम ऐसी सरकारी संस्थाएँ करती हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अ, बड़े पैमाने पर सीएसआर के तहत इस संस्था को मदद मिलती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से पीएसयूज़ हो, कॉर्पोरेट कंपनीज़ हों वो इस संस्था के लिए मदद करती हैं? में सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है। हमारी रेवेन्यू के तीन मेन सोर्सेज हैं। पहला है, हम लोगों से डोनेशंस कलेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो हमारा कॉर्पस फंड हमें गवर्नमेंट ने दिया है, 11 करोड़ रुपया 2 इंस्टॉलमेंट पे, वो हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स की शेप में रखा है। वो आज कॉर्पस फंड बढ़ के काफी ज्यादा हो गया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स हमारी रेवेन्यू का है वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, हमें सपोर्ट करती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। और आज मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि हमारे जो बच्चों को हम सहायता प्रदान करते हैं उसकी लागत साल में करीब 5.5 करोड़ है। उसमें से करीब 4.5 करोड़ हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से सपोर्ट मिल जाता है। मुख्य रूप से नाम लेना चाहूंगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का लिमिटेड का, जो पिछले 5 साल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हमें कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहा है। लास्ट ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए। उसके अलावा भारत पेट्रोलियम ने हमें सपोर्ट किया है। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं, ताकि इन बच्चों को हम रिलीफ टाइम पे दे पाए। जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि हमें आर्थिक सहायता बहुत बड़े पैमाने पर मिलती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बच्चों को अब तक आप लोगों ने आर्थिक सहायता प्रदान की है? अभी तक हम लोगों ने 14,000 से ज्यादा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की है पूरे देश में। 164 जिले और 24 राज्यों के 14,000 से ज्यादा बच्चों को हम सपोर्ट कर चुके हैं अब तक। इन 14,000 बच्चों में से करीब 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी शिक्षा पूरी करके समाज में अपना स्थान बना चुके हैं, व्यवस्थित हो चुके हैं, और करीब 6,000 बच्चे अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्य तौर से ये बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, मणिपुर से हैं, आसाम से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, गुजरात के बच्चे थे पहले, अब कम हो गए हैं, और कई अन्य राज्यों के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो आज की डेट में हमारे पास करीब 6,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम सहायता प्रदान कर रहे हैं। पैमाना क्या होता है इन बच्चों की मदद करने की? क्योंकि देश भर में से बच्चे चूज़ करना, उसके बाद फिर उनको आर्थिक सहायता देना, उनका लालन-पालन करना, तो पैमाना क्या होता होगा? इसमें दो मुख्य पैमाने होते हैं। एक तो ये है कि बच्चे
के माता पिता या सर्वाइविंग पेरेंट या मिनी बेड अर्नर इनमें से किसी घटनाओं में मारे गए हों या परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गए हों। ये तो पहला क्राइटेरिया है, इन्हीं बच्चों को हम कवर करते हैं, बाकी बच्चों को हम कवर नहीं करते। दूसरा, उस परिवार की, जिस परिवार से ये बच्चे आते हैं, उनकी सालाना आमदनी 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सिर्फ ये 2 क्राइटेरिया हैं। कि क्या दूसरे जरूरतमंद बच्चों को भी नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी मदद करता है? दूसरे बच्चों को जो इस दायरे से बाहर आते हैं, सरकार की अन्य कई स्कीम्स हैं जो कवर करती हैं। जैसे विभिन्न जातियों के बच्चों को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। मेधावी बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स हैं। राज्य सरकारों की स्कीम है। तो उन बच्चों को, जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, गरीब हैं या पिछड़े वर्ग के हैं, उनके लिए भारत सरकार की अलग अलग स्कीम्स काम कर रही हैं। हमारी स्कीम सिर्फ इन्हीं बच्चों की मदद करती है जो इस तरह की हिंसा के शिकार परिवारों से आते हैं। मनु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ एजुकेशन के लिए ही मदद होती है या फिर हेल्थ हुआ या फिर अन्य कई दूसरी जो चीजें जो उनको जरूरत है, उन सब मामलों में भी आप लोग मदद करते हैं? ये स्कीम में हम बच्चों को रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन के लिए मदद करते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 5 साल से कम उम्र का भी है जिसने अपने माँ बाप को खो दिया, उसको भी हम मदद करते हैं। और उसके बाद जब 5 साल के बाद का हो जाता है बच्चा, तो स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसकी स्टूडेंट लाइफ में पूरा हम उसे मदद करते हैं। या जब तक वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेता, या जब तक वो 25 साल का नहीं होता, जो भी जल्दी हो जाए। और इसमें हमारा सिर्फ एक क्राइटेरिया रहता है कि बच्चा अगर हमारे यहाँ एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो सिर्फ अगले साल से उसे अपना इनकम सर्टिफिकेट और स्टडी कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट जमा करना होता है रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू, और हम उसको रिलीफ रिलीज कर देते हैं। रिलीफ का जो मैग्नीट्यूड है वो है 15,000 रुपया 12वीं क्लास तक पर साल, 18,000 रुपया ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और 21,000 रुपया अगर बच्चा किसी प्रोफेशनल कोर्स में है, जैसे इंजीनियरिंग में है या मेडिसिन में है या MBA है। कि पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन क्या खेल-कूद के लिए भी आप लोग कोई आर्थिक सहायता करते हैं? ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये बच्चे जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखा है। इन बच्चों का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल जाने, अगर ये नहीं जाएंगे तो ये समाज में कहाँ जाएंगे, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहता है कि इनको एक नॉर्मेल्सी जो है लाइफ की, हुँ। उसकी तरफ इनको ले जाया जाए, ताकि दुखद घटनाएं जो इनके साथ घटी हैं उनको ये भुला सकें। मेरा सवाल आपसे वही अगला था कि चूँकि आप इतनी बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, आपकी संस्था काम कर रही है, तो सक्सेस स्टोरीज़ भी बहुत होंगे आपके। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इक्का-दुक्का सक्सेस स्टोरी बताएँ। मैं वेबसाइट आपका देख रहा था, तो वहाँ पे एक डॉक्टर बनने की कहानी मैंने पढ़ी। वो वाक़ई में बहुत ही मोटिवेशनल है। हमारी एक बच्ची है, आसाम में है, और उसके साथ भी इसी तरह का हादसा हुआ था, लेकिन वो पढ़ी, उसे आसाम पुलिस ने भी सपोर्ट किया, और आज वो आसाम पुलिस डिपार्टमेंट में एक अफसर है। बहुत बड़ी बात है। हमारे 2 बच्चे आसाम से पढ़ के मेडिकल कॉलेज में जाके दोनों डॉक्टर बन गए हैं, दोनों स्टेट गवर्नमेंट में। एक बच्चा MD कर रहा है। एक हमारा बच्चा है पॉल, जो जी टीवी का एक प्रोग्राम आता था, टैलेंट शो, अच्छा। 2005 में, आपको अगर याद होगा। हुँ। रौनक पॉल उसका नाम है, और वो इंडिया इज गॉट टैलेंट टाइप का एक प्रोग्राम आता था, उसमें वो विनर है उसका। हमारे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, वकील हैं, शायद जर्नलिस्ट भी हो। उनको पता करना पड़ेगा। मैं डाटाबेस बनवा रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख के। एक तो कंप्लायंस की बात करें तो जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर मदद करते हैं, तो ये आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जिन बच्चों पर आप लोग खर्च कर रहे हैं, जिन बच्चों को आप आर्थिक मदद दे रहे हैं, वो वाक़ई में पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लोग बीच-बीच में जाके बच्चों से मिलते हैं। दूसरा, जो PSUs हमें सपोर्ट करती हैं,
वो अपना उनका एक अलग चेक एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म होता है। तो उनके ऑफिसर्स जो फील्ड में होते हैं उनके थ्रू वो रिपोर्ट लेते हैं कि ये स्कीम कैसी इफेक्टिव है। बच्चे को हर साल एक स्टडी कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट देना होता है। अच्छा, उसके बगैर हम असिस्टेंस रिलीज नहीं करते, वो डीसी के थ्रू आता है। स्टडी कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट जब आएगा तभी हम उसको पैसा रिलीज करेंगे, और हर 3 साल में उसे इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि साहब मेरी फैमिली की इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं हुई है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि हमारे बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं और अपने पैरों पर वो खड़े होते हैं। ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वो भी लोग आप लोगों को आर्थिक मदद करते हैं जब वो समृद्ध हो जाते हैं? हमने मांगा नहीं है उनसे स्पेसिफिकली, ईमानदारी की बात है, हम किसी से भी मांगते नहीं हैं। हम कहते हैं जो स्वेच्छा से आपको देना हो दीजिए। तो अभी तक, क्योंकि अब कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, उनको भी हम अप्रोच करेंगे। लेकिन ये एक सेवा भाव वाला मामला है। हम चाहते हैं कि जो आदमी हमें पैसा दे वो इच्छा से दे और अच्छे कार्य के लिए दे। हम अपना इंटरव्यू का सिलसिला यहीं पे खत्म करते हैं। द सीएसआर जर्नल से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।